प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 ल्हासा की ओर। ल्हासा जो कि किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है। इसके लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन। यानी अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था, लेकिन सन 1930 में श्रीलंका की यात्रा के समय इन्होंने कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तभी से इनका नाम क्या पड़ा? राहुल सांस्कृत्यायन पड़ा। यानी इनका मूल नाम यानी बचपन का नाम था केदार पांडे। इनका जो राहुल सांस्कृत्यायन नाम कैसे पड़ा? जब इन्होंने 1930 में श्रीलंका की यात्रा की और वहां रहकर उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तभी से किस नाम से जाने लगे? राहुल सांस्कृत्यायन के नाम से जाने लगे। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। साथ ही राहुल जी जो है इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी यानी आदि कई भाषाओं के ये ज्ञानी थे। इन्हें इन भाषाओं का क्या था? ज्ञान था। और राहुल सांस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा व्रत, जीवनी आदि कई जो विधाएं, हिंदी साहित्य की जो विधाएं, उन विधाओं में साहित्य का सृजन किया, यानी साहित्य रचा है। और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: मेरी जीवन यात्रा, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने साहित्य के अलावा यानी उपन्यास, आत्मकथा, कहानी, यात्राव्रत, जीवनी के अलावा धर्म, इतिहास, राजनीति, दर्शन, विज्ञान आदि से संबंधित पुस्तकें भी लिखी है। ये था इनका जीवन परिचय। अब है पाठ ल्हासा की ओर, जो कहाँ से लिया गया है? जो ल्हासा की ओर जो संकलित अंश है, इनकी रचना प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जो उन्होंने कब की थी यात्रा? सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। वैसे तो उस समय जब इन्होंने किसकी यात्रा की? तिब्बत की यात्रा की। किस रास्ते से? नेपाल के रास्ते से की थी सन 1929 और 30 में। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि इसलिए उन्होंने ये यात्रा किस वेश में की थी? एक भिखारी के वेश में की थी। उस समय जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा थी, ल्हासा की ओर से जाने वाले दुर्गम रास्तों का, यानी इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर से जाने वाले दुर्गम रास्तों का जो है बड़ा ही, जो कठिन रास्ते हैं उनका बड़ा ही क्या क्या है? सुंदर वर्णन किया है। अब है पाठ ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का क्या था? मुख्य रास्ता था। यानी कि तिब्बत जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ता था? नेपाल होकर जाना पड़ता था। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। नेपाल की ही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी भी चीजें थी वो इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं, एक सैनिक रास्ता भी था। जो ये रास्ता था केवल व्यापार के लिए ही काम में नहीं लिया जाता था, ये एक सैनिक रास्ता भी था। इसलिए यहाँ पर जगह जगह कई फौजियों की चौकियां बनी हुई थी और किले बने हुए थे जिसमें वो सैनिक रहते थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी जिनमें कभी उन किलों में कौन रहा करती थी? चीनी सेना है वो रहा करती थी, जो सैनिक थे वो रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बसा लिया है। लेकिन आज वहां क्या है कि जो दुर्ग, जो रहने का स्थान था, दुर्ग जो किला था, उसके किसी भाग में वहां जो आसपास के किसान हैं उन्होंने अपने रहने का स्थान बना लिया है। वहां कुछ आबादी दिखाई पड़ती है, यानी कि उन किलों में कुछ लोग रहते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक परित्यक्य चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे, यानी जो किला था उसमें पहले कौन रहते थे? चीनी सैनिक रहते थे। वो छोड़कर वहां से चले गए थे। उन्हें एक ऐसा ही किला नजर आया जहां पर लेखक और उसके साथी क्या पीने के लिए रुके? चाय पीने के लिए ठहरे।
तिब्बत यात्रा के दौरान लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था, साथ ही साथ कुछ आराम की बातें भी थी, जैसे कि वहाँ जाति पाति छुआछूत का कोई बंधन नहीं था, ना ही औरतें क्या करती थी, पर्दा करती थी। बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, जो बहुत ही निम्न श्रेणी के, जो नीचे जाति के जो भिखमंगे होते थे, उनको घरों में घुसने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि लोग चोरी के डर से या डकैती के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते थे, नहीं तो आप क्या है कि बिल्कुल बिना रोके टोके किसी के भी घर में अंदर तक जा सकते थे, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे भले आपको कोई जानता नहीं हो, फिर भी आप बिना रोक टोक के किसी के घर में अंदर तक जा सकते थे। तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते थे, यानी उस समय क्या है कि जब आपको चाय पीनी हो तो आप अपने चाय का जो सामान है वो वहाँ उस घर की बहू या सास को देकर दे सकते थे और चाय बनवा सकते थे, और वह आपको चाय बनाकर दे देती, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, ये सब चाय में आने वाली सामग्री है। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के एक मिट्टी के टोटीदार बर्तन, टोटी यानी नल, जो मिट्टी का बर्तन था उसमें क्या लगा हुआ था, एक नल लगा हुआ था, जब चाय निकालनी उसको खोल लो और वापस बंद कर दो, यानी जो उस समय वहाँ की जो स्त्रियां थी उनको आप चाय बनाने का सामान दे दीजिए और वो आपको क्या दे देगी, चाय बनाकर दे देगी। यदि आप रसोई से कुछ दूरी पर बैठे और आपको डर है कि आपकी चाय में अगर वो सारा मक्खन नहीं डाले, तो इसके लिए आप खुद रसोई में जाकर क्या कर सकते हो, चाय मत कर ला सकते हो। टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर मक्खन डालने की जरूरत होती है, यानी जब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी चाय में क्या है कि जो सब मक्खन आपने दिया है चाय बनाने के लिए वो नहीं डाल रहे हैं, डर है कि वो नहीं डाले, तो इसके लिए आप खुद वहाँ रसोई में जा सकते हैं। परितक के चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहगीरी मांगने आया, हमने वहां दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ठोडला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थे, ठोडला पहुंचने से पहले जो एक गांव पड़ता है वहां पहुंच गए थे लेखक और उसका साथी सुमति। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, यानी जिस गांव में वे रुके थे वहां पर सुमति के जान पहचान के कुछ लोग थे, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए हमें अच्छी जगह मिल गई। यानी उस समय क्या थी, जो वो भारतीय थे उनको तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक और उसका साथी किस वेश में गए थे, भिखारी के वेश में तिब्बत की यात्रा पर गए थे। यानी इस भिखारी के वेश में रहकर भी उन्हें रहने के लिए क्या मिल गई थी, एक अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे, यानी वो वापस लौटे और हम भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में, भद्र यानी एक सभ्य पुरुष के रूप में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। जैसे तैसे हमें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। यानी जब वो लौटकर वापस आए 5 साल बाद, तो जब वो गए थे, जब तो भिखारी के वेश में गए थे तो उन्हें रहने के लिए क्या मिल गई थी, अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन जब वो वापस लौट कर आए एक सभ्य पुरुष, एक सज्जन पुरुष के रूप में घोड़े पर सवार होकर आए, तो उन्हें वहां रहने के लिए क्या नहीं मिला, स्थान नहीं मिला। जैसे तैसे उन्हें क्या मिली, एक झोपड़ी रहने के लिए मिली। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, यानी लोगों की मानसिकता पर भी निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होशो आवास को दुरुस्त रखते हैं, यानी कि वहाँ लोग क्या पीते हैं, एक पेय पदार्थ होता है नशीला, छंग पीकर उसी में वो क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं, यानी उसी के नशे में मग्न रहते हैं। जब हमें सबसे विकट ढांडा ठोडला पार करना था, ढांडे के तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। यानी ढांडा जो है वो तिब्बत की सबसे खतरे की जगह, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 16 से 17 हजार फीट ऊंचाई पर है, और उस मीलों तक यानी दूर दूर तक देखने पर वहां पर कोई गांव भी नजर नहीं आता।
नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जाता। ऊंचाई पर मोड़ भी बहुत है और रास्ते में क्या है, पहाड़ है, इस कारण वहां दूर दूर तक कोई आदमी भी नजर नहीं आता है। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो गया तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती थी, लेकिन इन निर्जन यानी जहां पर कोई भी नहीं रहता है, निर प्लस जन यानी जहां पर कोई भी मनुष्य इंसान नहीं रहता है, मनुष्य रहित जीवन स्थान, ऐसे निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी जो तिब्बत के गांव में यदि वहां किसी का खून हो जाता है तो उसको तो सजा भी मिल सकती थी, लेकिन जो ये रास्ता था उसमें यदि किसी व्यक्ति का कोई खून भी कर दे या कोई डाकू उसको लूट भी ले तो किसी को कुछ परवाह नहीं थी, किसी को कोई पता भी नहीं पड़ेगा कि उसकी हत्या किसने की है, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, यानी ऐसे निर्जन स्थान पर कोई गवाह भी नहीं मिलेगा और ना ही सरकार ने कुछ खुफिया विभाग है जो पुलिस है उस पर इतना खर्चा भी नहीं करती, यानी उन्होंने कोई अच्छी व्यवस्था नहीं कर रखी है। डकैती पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते, यानी वहाँ हथियार से संबंधित कोई भी कानून नहीं था, इसलिए लोग पिस्तौल बंदूक जो है वो जैसे लाठियां लेकर घूमते हैं वैसे ही वे हथियार लेकर वहाँ पर घूमते थे। डाकू यदि जान से मारे तो खुद से उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो लेखक था उसने यात्रा किस वेश में की थी, एक भिखारी के वेश में की थी। वो कहता है यदि कोई हमारी हत्या भी कर दे तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किस वेश में, एक भिखारी के वेश में हैं। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। जैसे ही उन्हें कोई कुछ नजर आ जाता है, कोई लोग नजर आ जाते तो जो वो टोपी वगैरह पहने रहते थे वो उतार कर और क्या मांगने लगते, भीख मांगने लगते, ताकि लोग उनको क्या समझे कि ये क्या है, ये भिखारी है। कहते कि कुची कुची एक पैसा, यानी दया दया करके क्या दे दीजिए, एक पैसा दे दीजिए। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, यानी पहाड़ बहुत ऊंचा था। पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, यानी पहाड़ की ऊंचाई बहुत अधिक थी और पीठ पर सामान लाद कर ले जाने में क्या होती, कठिनाई होती। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से, यानी लेखक ने, किसने, राहुल जी ने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और क्या कर लेंगे, साथ में छड़ भी लेंगे, वरना ऐसे पीठ पर सामान लाद कर ले जाने में तो क्या होगी, ना चढ़ाई हो पाएगी और क्या होगी, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस सुमति से क्या कहते हैं कि 2 घोड़े लेकर आ जाओ, इससे अपना जो यात्रा है वो यात्रा करने में क्या होगी, आसानी होगी। सारा सामान भी किस पर लाद देंगे, घोड़े पर, और उस पर बैठकर हम क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, यानी आगे की ओर बढ़े। ढांडे से पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त ढांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम यानी पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर, यानी क्या, श्वेत यानी सफेद, शिखर यानी पहाड़, यानी बर्फ से ढके हुए हिमालय के पहाड़ गुजरते जा रहे थे। भीड़ की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। नंगे से मतलब यहाँ क्या है कि ना तो उन पर बर्फ थी, ना ही कोई किसी तरह की हरियाली थी, ना ही उन पर बर्फ थी और ना ही उन पर कोई हरियाली छाई हुई थी, यानी ना उन पर कोई पेड़ पौधे थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती है। सर्वोच्च स्थान पर ढांडे देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों की सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया हुआ था। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे स्थान पर जो ढांडे के देवता थे उनका स्थान था और उन्हें रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से
और वहाँ पर ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे और जानवरों के सींगों से क्या गया था, उस स्थान को सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। यानी चढ़ने में तो क्या होती है, मुश्किल यानी कठिनाई हो रही थी, लेकिन उतराई में तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। किसका? लेखक का घोड़ा। यानी वो किस पे सवार होकर यात्रा कर रहे थे? घोड़े पे सवार होकर। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह अपने साथियों से क्या हो गए? पिछड़ गए। क्यों? क्योंकि उनका घोड़ा क्या है, बहुत धीमे चल रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि घोड़ा क्या हो गया है, थक गया है, इसलिए वो उसे मारना भी नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनक्यूअस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। यानी अपनी ही मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। यानी लेखक उस घोड़े पर सवार होकर अपनी ही मस्ती में जा रहे थे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, यानी और धीमी गति से वो चलने लगता। जैसे ही वो चाहते कि उसको थोड़ा जोर दें कि वो थोड़ा तेज चले, तो क्या होता, वो और बल्कि और धीमी गति से चलने लगता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, यानी एक जगह से दो जगह के रास्ते जा रहे थे। मैं बाएं तरफ का रास्ता ले 1.5 मील तक चला गया। आगे एक घर से पूछने पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिला। यानी जो दो रास्ते पड़ रहे थे उसमें से जो लेखक है वो किस रास्ते की तरफ गया? बाएं रास्ते की तरफ। और जो लंगकोर का रास्ता था वो किस तरफ था? दाहिने ओर। जो बाएं रास्ते की तरफ जाकर जब उन्होंने 1-1.5 मील चले तो वहां उन्हें एक घर नजर आया। वहां उन्होंने उस लंगकोर का रास्ता पूछा तो उन्हें पता चला कि रास्ता कौन सा, जो लंगकोर जाने वाला रास्ता है वो कौन सी तरफ का था? दाहिने ओर की तरफ था। तो वापस लौट जाते हैं और जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते हैं कि आगे चलकर गांव से मील भर पर कौन उनका इंतजार कर रहा होता है? सुमति उनका इंतजार कर रहा होता है। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब वह पूरे गुस्से में था, यानी उसको क्रोध आ रहा था। क्यों? क्योंकि लेखक अपने साथियों से क्या हो गया था? पिछड़ गया था। क्यों? क्योंकि उसका घोड़ा जो है वो बहुत धीमी गति से यानी सुस्त चाल से चल रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। किसने कहा? ये सुमति ने। मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। जो लेखक है, जो राहुल सांस्कृत्यायन जी है, वो कहते हैं कि मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कसूर यानी मेरा कोई दोष नहीं है। मित्र देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। यानी उसे ऐसा लग रहा था कि मैं रात तक ही कहाँ, लंगकोर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसने ऐसा, इस घोड़े की जो हालत है उसको देखकर लग रहा था इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी क्या हो जाता था? ठंडा हो जाता था। यानी उतनी ही जल्दी उसका गुस्सा भी दूर हो जाता था। लंगकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, फिर रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। यानी थोंडला में भी उनके परिचित लोग रहते थे और लंगकोर में भी उन्हें अपने यजमान यानी उनके परिचित लोग मिले। और पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा पिया, जो एक पेय पदार्थ है वो पिया। जब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, यानी उसकी जान पहचान के कितने ही लोग रहते थे। कपड़े की पतली पतली चीरियों की बत्तियों में गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए गए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे।
वह अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, यानी जो आसपास के गांव में रहने वाले जो उसके परिचित थे वह उनसे मिलने जाना चाहता था और उन सबको ये क्या देना चाहता था, जो गंडे हैं जो रंगीन कपड़े के उसने बनाए हुए थे वो देना चाहता था। फिर लेखक को लगा, यानी लेखक ने सोचा यह तो हफ्ता भर ही उधर लगा देगा, यानी यदि आसपास के गांव में अपने परिचित लोगों से मिलने गया तो उसको क्या है कि पूरा सप्ताह भर भी निकाल देगा। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें ही भले गंडे बांट दो। फिर लेखक ने उसको सलाह दी कि जिस गांव में अपन को ठहरना है केवल वहीं तुम क्या करना, ये गंडे बांट देना, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, यानी लेखक ने उसे आसपास के गांव में जाने से मना किया। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा, यानी जिस गांव में अपन को ठहरना है केवल तुम उसी गांव में क्या बांटना, ये गंडे बांट देना, तुम इधर उधर आसपास के गांव में मत जाना, नहीं तो बहुत दिन लग जाएंगे। इसलिए अगर तुम केवल जिस गांव में ठहरे हैं उसी गांव में जाओगे तो मैं तुम्हें लासा पहुंचकर कुछ और पैसे और भी दूंगा। सुमति ने ये बात स्वीकार कर लिया, यानी सुमति क्या हो गया, तैयार हो गया, उसने इधर उधर गांव में जाना नहीं, गांव में नहीं गया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई रास्ता न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत ही कड़ी मालूम थी, यानी तेज धूप निकल रही थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की मुंह की ओर करके चल रहे हैं, यानी जो सूरज था वो उनको पूरे उनके ऊपर आ रहा था जब वो चल रहे थे। ललाट जो उनका माथा एक धूप से जल रहा था, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लाद दी, यानी जो उनका सामान था उन्होंने कहाँ पर, पीठ पर लाद लिया। डंडा हाथ में लिया और आगे चल पड़े, यानी आगे बढ़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कहकर वे शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिंगरी में भी क्या थे, उनकी जान पहचान जो उसके यजमान थे वो वहां पर भी रहते थे, लेकिन उन्हें किसी और आदमी से मिलना था, इसलिए वो कहाँ बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर उन्होंने चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई, यानी छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी वहां की जमीन। इन जागीर का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों में, जहां पर बौद्ध भिक्षुक रहते थे, हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, यानी वहाँ के लोगों के लिए क्या होता है, जो भिक्षु रखा जाता है वो जागीर जो खेती बाड़ी उसको देखने के लिए जाता है, तो वह जो वहाँ खेती बाड़ी कर रहे होते हैं उन लोगों पर क्या है, वो एक राजा के समान हुक्म चलाता है, यानी वह अपने आप को क्या मानने लगता है, एक राजा मानने लगता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। जो शेखर था उसकी खेती के मुखिया कौन थे, नमसे थे, जो बहुत ही सभ्य यानी सज्जन पुरुष था। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवादक, यानी जो बुद्ध के जो वचन कहे गए हैं उसकी हस्तलिखित 103 पोथियां यानी पुस्तकें रखी हुई है। मेरा आसन यानी लेखक अपना आसन लगाकर वहीं पर बैठ गया। वे बड़े बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों पर लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। फिर वापस सुमति जैसे ही लेखक कहाँ, शेखर विहार में मंदिर में जाकर बैठ गए अपना आसन लगाकर, और जो बुद्ध वचन के अनुवादक जो हस्तलिखित पुस्तकें थी वे उनको पढ़ने के लिए बैठ गए। तो जो सुमति था उन्होंने किससे, लेखक से आज्ञा मानी कि मैं जो अपने आसपास के यजमान हैं उनसे मिलकर आ जाऊं। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी वह पूरी तरह उस पुस्तकों में खो चुके थे, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर
के बाद चले आए। लेखक को लगा कि सुमति कम से कम 2-3 दिन में लौटकर आएगा, लेकिन वो कितने दिन में, 1 दिन में ही लौटकर वापस आ गया। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब वहां से वापस अब लौट चले। ये था पाठ ल्हासा की ओर, जो ल्हासा किसकी राजधानी है, तिब्बत की राजधानी है, जिसमें राहुल सांस्कृत्यायन ने ल्हासा के जो दुर्गम रास्ते हैं उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि लेखक ने जो यात्रा करते समय वहाँ का जो समाज था, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, जो वहाँ की परंपराएं थी, उन जो देखा उसने, उसका इसमें बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। अब आप एक बार इस पाठ को पढ़िएगा, जो लेखक परिचय है उसको भी